वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल शहर में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है ईसीजी। देखो, बहुत सारे दिनों से पहले जो बच्चों ने क्या है कि बताया था कि सर ईसीजी एक ऐसा टॉपिक होता है जो समटाइम्स समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन रह सकता है, प्लस में कुछ चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स बनती है। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, इस टॉपिक के अंदर इतना सारा डाटा होता है, आप कितना भी याद कर लो मिसप्लेस हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा आज इस वीडियो के माध्यम से कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम दिया जा सके, आसान भाषा में सिस्टम से समझते जाना। प्लस में जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल बेस से उठाएंगे एकदम, क्या नॉर्मल हार्ट की फिजियोलॉजी होती है, कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, देन उसके बाद में अपन ईसीजी के ऊपर चलेंगे कि भाई ईसीजी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारा सब कुछ पढ़ेंगे। आप वीडियो को पूरी देखना, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाना, जो चीज आपको पहले से आती है उसको राइट डाउन करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी अच्छी बात है, बट एक्चुअली जितनी बार लिखते हैं ना तो अपना माइंड उसको पढ़ता है, तो राइट डाउन करना, ठीक है। प्लस में जिसको और नए पॉइंट हो तो उसको तो राइट डाउन करना ही पड़ेगा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस में आप वीडियो को पूरी देखना कि भाई कैसे कैसे ईसीजी को अपन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, दैट इज ईसीजी। देखो, ईसीजी को शुरू करने से पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी बता देता हूं मैं आपको हार्ट की, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर सभी को पता है कि भाई अपने पास में एक हार्ट होता है, एक दिल दिया भगवान ने। देन सेकंड नंबर पे इसके क्या होते हैं, दो तो ओरिकल्स होते हैं, ठीक है, और दो वेंट्रिकल्स होती है, ठीक है, दो वेंट्रिकल्स होती है। अब ये जो यहाँ पे दो बीच में आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वॉल्स होते हैं, ठीक है, सभी को पता है ये भी। अब इसके बाद में क्या होता है कि यहां से एक पल्मोनरी आर्टरी जाती है, जो अपने पास में यहां लंग्स होते हैं, वहां लंग्स में जाके ये डीऑक्सीजन यहां से अपने पास में सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा यहां पे अपना ड्रेन आउट कर देती है। बाकी इधर से अपने पास में अरोटा निकलती है जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, और यहां से अपने पास में पल्मोनरी वेन्स आती है, और ये पल्मोनरी वेन्स कहां से निकलती है, ये पल्मोनरी वेन्स यहां से निकलती है, ठीक है, और यहां से ये सर्कुलेशन बैठता है। कैसे? यहां से सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा ने ब्लड डाला, यहां से आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वॉल के थ्रू होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर गया, और यहां से प्यूरिफाई हुआ, लंग्स ने किया, और देन वापस से ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, जो कि 4 इन नंबर होती है, ठीक है, 4 इन नंबर्स, दे विल गेट ड्रेन आउट इनटू द किसके अंदर, लेफ्ट ओरिकल के अंदर। और देन उसके बाद में आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वॉल, इसको ट्राइस्पिड वॉल भी कहते हैं, इसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं। और यहाँ पे जो वॉल्स पाए जाते हैं अरोटा के बीच में पाए जाते हैं, ये एरोटिक वॉल होते हैं, और इसे कहते हैं सेमिलुनर वॉल्स, ठीक है। देन उसके बाद में यहां से ब्लड गया, और ये सेमिलुनर वॉल्स के द्वारा होते हुए, एरोटिक वॉल के होते हुए पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। तो दिस इज द नॉर्मल कंप्लीट फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। अब एक बात याद रखना, S1 साउंड आती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है कि S1 साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है। जब स्टार्टिंग के अंदर जब अपने पास में कॉन्ट्रैक्शन होती है, सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, उस टाइम के ऊपर जो आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वॉल होते हैं ना, ये तो क्लोज हो जाते हैं, और ये जो अपने पास में सेमिलुनर वॉल्स होते हैं ना, ये खुल जाते हैं। तो ये हमेशा आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वॉल के क्लोज होने की वजह से S1 साउंड प्रोड्यूस होती है। देन उसके बाद में S2 साउंड हमेशा कब प्रोड्यूस होगी, S2 लिख लेना, ये क्वेश्चन बनते स्टार मार्क बना रहा हूं, ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि इनमें से जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्वेश्चन क्या आता है और क्या नहीं आता है, वो बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देन उसके बाद में अपने पास में क्या होता है कि आर्टीरियो एरोटिक वॉल होते हैं, ठीक है, ये इनको सेमिलुनर वॉल्स कहते हैं। और जब S2 साउंड होती है, जब अपने पास में जो सेमिलुनर वॉल्स होते हैं, ये वाले और ये वाले जब बंद हो जाते हैं और बाकी आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वॉल खुलते हैं, जब उस टाइम पे डायस्टोल होता है, रीफिलिंग होती है वेंट्रिकल्स की ब्लड के साथ में, तब उस टाइम पे S2 साउंड पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा S2 साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। S2 साउंड जो सेमिलुनर वॉल्स होते हैं उसको क्लोज होने की वजह से होती है। बाकी साउंड होती है दैट इज S3 साउंड होती है, जो क्या होती है कि जब डायस्टोल होता है उस टाइम पे खून बड़ी जल्दी से वेंट्रिकल्स के अंदर आता है, फिल होता है, रीफिल होती है वापस से, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है कि जब रीफिलिंग होती है तो जो वाइब्रेशंस होती है, उस वाइब्रेशंस की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट साउंड इज नोन एज S3 साउंड, ठीक है। S1 साउंड को लूप साउंड भी कहते हैं, इसको एंड डायस्टोलिक साउंड भी कहते हैं, और प्री सिस्टोलिक साउंड भी कहते हैं, ठीक है, लिख लेना नाम, बहुत बार पूछा जाएगा। और जो लब साउंड, जो S2 साउंड, इसको डूब साउंड भी कहते हैं, इसको एंड सिस्टोलिक साउंड भी कहते हैं, और प्री डायस्टोलिक साउंड भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये चीज भी आप लिख लेना। तो ये था ऑल अबाउट द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। 3 लेयर होती है, मायोकार्डियम लेयर, बाकी अंदर की तरफ एंडोकार्डियम और बाहर की तरफ पेरिकार्डियम। लेकिन जो मायोकार्डियम होती है उसका ही फंक्शनल रोल होता है जो कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाती है। 250 ग्राम इसका वजन होता है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, और 300 ग्राम मेल के अंदर होता है। प्लस में इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, बस ये इसके अंदर होती है कि भाई ये 3 लेयर होती है, प्लस में ये वॉल्स पाया जाता है। काम इसका पूरी बॉडी को परफ्यूज करवाने का होता है, पंप का काम होता है, ठीक है, पंपिंग का काम होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके भाई नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम होता है। ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी, ब्लड वगैरह कैसे सर्कुलेट होता है। अब ये काम कैसे करता है, इनर जो मायोकार्डियम के अंदर जो लेयर के अंदर जो इसके मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। ईसीजी का टॉपिक अभी शुरू कर रहा हूं मैं, जस्ट आपको थोड़ी सी बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं, वो बहुत जरूरी होती है। इतने जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम शुरू होने वाला है उसको आसान भाषा में समझने के लिए आप वीडियो को पूरी देखना, और यकीन मानिए आप कभी नहीं बोलोगे, बहुत आसान भाषा में सिस्टम से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। देन उसके बाद में सबसे पहले क्या होता है कि कंडक्शन सिस्टम। अब होता है कंडक्शन सिस्टम क्या होता है अपने हार्ट का, ठीक है। अब देखो कंडक्शन सिस्टम का मतलब तो यही होता है जब अपने पास में कंडक्ट कैसे की जाती है कोई इलेक्ट्रिकल वेव। तो देखो अपने पास में देखो डायग्राम थोड़ी सी मेरी खराब हो सकती है, लेकिन आप बस भावनाओं को समझना कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं दैट इज नॉर्मल हार्ट होता है, ठीक है। ये अब यहाँ पे पाई जाती है एसए नोड, ठीक है, ये एसए नोड होती है। और देन इसके अलावा, ठीक है, ये एसए नोड होती है। अब यहां से एसए नोड से यहाँ एवी नोड की तरफ जाते हैं, सभी को पता होगा। और देन फिर यहां से जाते हुए क्या होता है, इधर की तरफ अपने पास में लेफ्ट बंडल ब्रांच, यहाँ पे राइट बंडल ब्रांच, और देन उसके बाद में पुरकेंजे फाइबर्स, ठीक है। कुछ इस तरह का नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट होती है कंडक्शन सिस्टम की, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये एसए नोड होती है, एसए नोड का काम सभी को पता है, इंपल्स को जनरेट करवाने का होता है। क्या करवाने का होता है, जनरेट इंपल्सिस को, इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को। जब ये एसए नोड एवी नोड की तरफ से मूवमेंट करेगी, हमेशा कैसे करती है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलती है, यानी कि ये राइट होगा इधर की, इधर से लेफ्ट की साइड जाएगा। देन उसके बाद में क्या, एवी नोड गया, एवी नोड से जब ये यहां से नीचे तरफ जाएगा, ये जो एवी नोड होता है ना, ये बीच में एक गेट का काम करता है। किसके बीच में गेट का काम करता है, जो अपने पास में मायोकार्डियम मसल्स होती है उसके लेके, और नीचे की तरफ जो वेंट्रिकल्स होती है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो गैप होता है उस गैप को एवी नोड कहा जाता है। और देन गेट कीपर भी कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, गेट कीपर ऑफ हार्ट। क्वेश्चन बनता है यहां से, गेट कीपर ऑफ हार्ट किसको कहा जाता है, सर एवी नोड को कहा जाता है। और एसए नोड को पेस मेकर कहा जाता है, किसमें कहा जाता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है ये। अब यहां से एसए नोड से एवी नोड के अंदर क्या गया, सर इलेक्ट्रिकल इंपल्स गई। अब जब एवी नोड से और देन उसके बाद में बंडल ऑफ फ्यूजेस के द्वारा यहां पे जाएगा, और देन उसके बाद में यहां पे पुरकेंजी फाइबर्स होते हैं। क्वेश्चन बनता है ये कि फास्टेस्ट जो मूवमेंट होती है किसके अंदर पाई जाती है, किसकी, इंपल्स की या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स की, तो वो पाई जाएगी सर पुरकेंजे फाइबर्स आंसर आएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है कि पुरकेंजे फाइबर से यहां से इंपल्स जनरेट होके और देन वापिस से पूरे हार्ट को डीपोलराइज कर देगी। ये हो गया अपने पास में ये डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस आप बस फिलहाल इस चीज पर फोकस करिए कि पेस मेकर होता है एसए नोड, एसए नोड के अंदर कोई भी सोडियम पोटेशियम चैनल्स नहीं पाए जाते हैं, बाकी सोडियम चैनल्स एब्सेंट होते हैं, सॉरी, तो जिसकी वजह से उसके अंदर फनी चैनल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से होता है, वो भी मैं चलो आगे बताऊंगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिपेंड हो जाता है उसकी वजह से। बाकी अपने पास में पड़ता है एवी नोड, एवी नोड से अपने पास में ट्रांसमिशन ऐसे होती है और पूरे हार्ट को ये क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, और नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऐसे होती है। अब पढ़ते हैं अपन कि भाई ये तो होगी नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम होता है। अब पढ़ते हैं ईसीजी क्या होती है, ठीक है भाई। ईसीजी का मतलब क्या होता है, देखो ईसीजी नाम से ही पता चल रहा है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल, सी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्राफी, इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राफी, कंडक्टिविटी कार्डियोग्राफी, ठीक है। अब ये जो चीज होती है, टर्म होती है इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राफी या फिर इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, जो अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी डाल दो चाहिए आप, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नापते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अपन मेजर करते हैं, ठीक है, किसकी, सर कार्डियो की, यानी कि हार्ट की, ठीक है। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर ग्राफिकल मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन तो इसी से बन गई कि सर इट इज द नॉन इन्वेसिव मेथड, नॉन इन्वेसिव
डायग्नोस्टिक मेथड, ठीक है, डायग्नोस्टिक मेथड बाय विच, ठीक है, बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड onto the heart, onto the ग्राफ, ठीक है, ग्राफ के द्वारा अपन ने किसकी रिप्रेजेंट की एक्टिविटी, हार्ट की, नाम है उस मेथड का, नाम है उस प्रोसीजर का, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है, जांच के लिए यूज किया जाता है, नॉन इन्वेजिव होता है, कोई चीर फाड़ कुछ नहीं होता है, कोई पंचर करने की जरूरत नहीं पड़ती बॉडी के अंदर, सिंपल जो अपने ईसीजी करते हैं आपने देखा होगा, वो प्रोसीजर को कहा जाता है ईसीजी। किसने इसकी खोज की थी, यानी कि डिस्कवर्ड बाय, क्वेश्चन बनता है यहां से, विलियम एंथोवन विलियम ने, ठीक है, किसने की थी, एंथोविन विलियम, इन भाई साहब ने इनकी खोज की थी। अच्छा, और एक और इसके अलावा एंथोनियम विलियम की थी, पर प्रिंसिपल क्या होता है इसका, देखो प्रिंसिपल इसके अंदर दैट इज गैल्वेनोमीटर वाले प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी बातें नहीं पाई जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द ईसीजी वेयर वी फाइंड आउट द नॉर्मल हार्ट फंक्शन, इलेक्ट्रिकल फंक्शन ऑफ द हार्ट दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑन टू द ग्राफ by which we measure the normal physiology of the heart, ठीक है। तो दिस इज द ईसीजी। अब पढ़ते हैं सर, दो चार टर्म्स होती है जो इसके अंदर यूज की जाएगी। अब ये जो ईसीजी होती है ना, ये दो तरह की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बताती है, ठीक है, दो तरह की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी पाई जाती है इसके अंदर दैट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप विच इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन विच इज नेगेटिव। इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव को डीपोलराइजेशन कहते हैं, और बाकी इसके अलावा नेगेटिव को रीपोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीपोलराइजेशन कहते हैं। अब देखो डीपोलराइजेशन का मतलब, यानी कि डी स्टैंड फॉर डीपोलराइजेशन और डी स्टैंड फॉर दबाना, ठीक है। किस चीज को दबाना? सर हार्ट के कार्डियम को, मैं एक देसी भाषा में समझा रहा हूं कि भूलोगे नहीं, डीपोलराइजेशन यानी दबाना, यानी कि पूरे जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना, दबाना, उस टाइप पे डीपोलराइजेशन होता है। जो इसका नॉर्मल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि जैसे हर चीज का पोटेंशियल होता है, उसके अंदर से पोटेंशियल का मतलब जो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है, यानी उसके अंदर चार्ज वगैरह कितना होता है। तो जो इसके डीपोलराइजेशन का जो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है दैट इज -90 मिलीवोल्ट, ठीक है। और रीपोलराइजेशन का मतलब होता है सर रिलैक्सेशन करना, यानी कि सर रिलैक्स हो जाती है, वापिस से शांत हो जाती है। रीपोलराइज यानी कि शांत हो जाना, रिलैक्स हो जाना, ठीक है। दिस इज नोन एज रीपोलराइजेशन, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है अपने पास में, तो दिस इज ऑल अबाउट द रीपोलराइजेशन, रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो दो तीन चीजें बताता हूं मैं आपको। एक होता है सोडियम पोटासियम एटीपेज पंप, ठीक है। अब जो अपने पास में क्या, देखो सोडियम होता है, सोडियम ये करवाता है डीपोलराइजेशन, पोटासियम होता है, पोटासियम ये करवाता है रीपोलराइजेशन। आप बोलोगे सर कैसे? देखो मैं बताता हूं, सिंपल से समझते जाना। सबसे पहले डीपोलराइजेशन होगी, कैसे होगी? दबाया जाएगा। सबसे पहले अगर मैं एक सेल लेता हूं मायोकार्डियम में, नॉर्मल सेल, ठीक है, सभी को पता है जो सोडियम का अमाउंट होता है वो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर ज्यादा होता है और अंदर कम होता है। अंदर पोटासियम का लेवल ज्यादा होता है। नॉर्मल अगर क्वेश्चन आता है एक्स्ट्रा भाई जो पेटाइन्स पाया जाता है, जैसे बाहर की तरफ सोडियम पाया जाता है और क्लोराइड पाया जाता है, क्लोराइड सबसे ज्यादा पाया जाता है, बाहर की तरफ ज्यादा रहता है, और अंदर की तरफ पोटासियम यानी कि 2P पाया जाता है, पोटासियम और फॉस्फेट, तो फॉस्फेट अंदर की तरफ पाया जाता है। क्वेश्चन पूछ ले जाते इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है, पूछते ही है आयंस की वजह से मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन पूछते तो ये लिख लेना, ठीक है। तो देन उसके बाद में सोडियम का लेवल जब बाहर की तरफ ज्यादा है और अंदर की तरफ पोटासियम का लेवल ज्यादा है, और यहाँ पे अपने पास में क्या होता है सर, कैल्शियम वगैरह के चैनल्स पाए जाते हैं। जब क्या करता है अपने पास में डीपोलराइजेशन का मतलब होता है जब यहाँ से सोडियम चैनल्स के द्वारा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा, और ये जो पोटासियम है ये बाहर निकल के किसके द्वारा, पोटासियम चैनल के द्वारा बाहर निकलेगा और कैल्शियम बाहर निकलेगा। देन उसकी वजह से क्या होता है कि अपने पास में सोडियम होता है,
ये अंदर जाएगा तो डीपोलराइजेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगी। और देन उसके बाद में जब अपने पास में पोटेशियम बाहर निकल रहा है यहां से तो रीपोलराइजेशन होगी। क्या होगा? रीपोलराइजेशन होगा। अभी देखो ये रीपोलराइजेशन हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया, ठीक है। अब अपन ये ही चीज होती है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करवाती है, कहां पे? जब अपना हार्ट नॉर्मल फंक्शन करता है उसी टाइम के ऊपर ही। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है जो अंदर मायोकार्डियम सेल्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन किसकी वजह से है सर? सोडियम की वजह से। अच्छा, पोटेशियम डीपोलराइजेशन होगी। और कैल्शियम का काम होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देना। अब ये देखो मान के चलिए, ठीक है, अब अपन डिजोक्सिन देते हैं समटाइम्स, क्वेश्चन आता है यहां से, डिजोक्सिन देते हैं। अब डिजोक्सिन क्या करता है? पोटासियम, सोडियम एंड पोटासियम चैनल को, एटीपीएस को इनहिबिट कर देता है, यानी कि बंद कर देता है। बंद हो गई अब ये बंद हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा? पर ये ब्रैडिकार्डिया कोज कर देगा, ठीक है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ब्रैडिकार्डिया कोज कर देगा। और लेकिन कैल्शियम तो फिर भी अंदर की तरफ पाया जा रहा है ना, तो कैल्शियम क्या करेगा? खाली सोडियम और पोटेशियम एटीपीएस में तो बंद हुआ है, कैल्शियम तो अभी भी अंदर ही है, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। खाली ये क्या करती है? हार्ट रेट को तो डिक्रीज करती है लेकिन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उतना ही रहता है, यानी कि थोड़ा मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन जोर से होगा, समझ रहे हो ना? यानी कि थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन जोर से होगा, जिसकी वजह से पूरा वापस से स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन होता है। क्वेश्चन ये भी आता है स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml होता है, ठीक है। और बाकी जो कार्डिक साइकिल होती है दैट इज अबाउट 0.8 सेकंड की होती है, ठीक है। अभी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका थ्रेशोल्ड यानी कि -90 मिलीवोल्ट से जो इसका थ्रेशोल्ड होगा दैट इज -70 मिलीवोल्ट पे जाके होगा, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल थ्रेशोल्ड ऑफ द डीपोलराइजेशन के लिए इसका जरूरत पड़ती है, ठीक है, -70 मिलीवोल्ट की होती है। बाकी इसके अलावा कैल्शियम का मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल सोडियम पोटेशियम एटीपीएस कम होता है। डिजोक्सिन के आपको मैं 2-3 साइड इफेक्ट होते हैं तो डीवीजी से याद रखना सर। एक तो क्या कर देता है? ब्रैडिकार्डिया करवा देता है, विजन खराब कर देता है और जीआई डिस्टर्बेंस कर देता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, ये समटाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रीनिश येलोइश दिखने लग जाता है, कैसा? ग्रीन येलोइश दिखने लग जाता है। क्वेश्चन बनता है कि आपको अगर पेशेंट है डिजोक्सिन ग्रुप है तो अपन क्या देखेंगे? सर उसकी हार्ट रेट देखी जाएगी, ठीक है, पल्स देखी जाएगी। तो 60 जो पल्स होती है उससे अगर नीचे हो जाती है तो उससे नीचे फिर नहीं देते हैं, पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है। और 0.5 से 2 नैनोग्राम इसका नॉर्मल थेरेप्यूटिक लेवल होता है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये एक एक चीज क्वेश्चन है, आप राइट डाउन कर लेना। देन उसके बाद होता है अपने पास में दैट इज क्या? ये हो गया अपने पास में विच इज पोटेशियम सोडियम चैनल के बारे में। अब बताता हूं मैं आपको नॉर्मल जो इसके अंदर फायदा देता है। देखो नॉर्मल अपने पढ़ लिया सोडियम पोटेशियम चैनल के बारे में, डिजोक्सिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद में अपने पास में एक सेकेंड, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई कैसे काम करता है कैसे नहीं करते। देन उसके बाद होता है कि भाई एक नॉर्मल ईसीजी क्या होती है, ठीक है। 2-4 चीजें आप लिख लेना साथ के साथ में, ईसीजी कैसे पाई जाती है। देखो ये चीज अगर आप बेस पढ़ लोगे ना तो इसकी जो डिजीज कॉम्प्लिकेशन होती है ना वो मैं आपको बता दूंगा, बहुत आसानी से आसान भाषा में समझ में आ जाएगी। दैट इज सबसे पहले एक ईसीजी ऐसे बनेगी, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाके, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल ईसीजी का एक पैटर्न है, ठीक है, नॉर्मल ईसीजी का एक पैटर्न है। आप बस खाली इतना सा पैटर्न बना लीजिए अपने बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर, जो कि आपको हेल्पफुल होगी समझने के अंदर, इसके अंदर ये कैसे इसके अंदर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने पास में क्या है भाई, देखो ये तो गया पी वेव, सभी को पता है इसको पी वेव कहते हैं। और बाकी इसके अलावा क्यू आर एस और टी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी सभी को पता है, पी क्यू आर एस टी ये सारे इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैंने बता दिया पी होता है, क्यू होता है, आर होता है, एस होता है, टी होता है। अब पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है सर आर्टीरियल डीपोलराइजेशन, ठीक है, आर्टीरियल डीपोलराइजेशन, ठीक है, इसको वैसे लोगों से दिखेगा नहीं, आर्टीरियल डीपोलराइजेशन इसको बताता है। ये किसको? अभी मैंने आपको बताया था कि देखो अगर अपने पास में ये हार्ट मान के चलते हैं, ठीक है, तो अगर अपने पास में यहां पे
यहाँ पे ऐसे नोड पाई जाती है, यहाँ पे ए बी नोड पाई जाती है, और देन उसके बाद में अपने पास मूवमेंट ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो एट्रियम पाया जाता है, इस एट्रियम को जब डीपोलराइजेशन करती है उस टर्म को कहा जाता है पी वेव और डीपोलराइजेशन, ठीक है। देन उसके बाद होता है अपने पास में क्यू आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर कॉम्प्लेक्स इसलिए डिनोट करता है, क्यू आर कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, यानी कि जो ये वेंट्रिकल्स अपने पास में इधर की तरफ जो वेंट्रिकल्स है, जो बंडल ऑफ इजेप्रोकेंजे फाइबर्स है, यहां से जब ये डीपोलराइज होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, 90 मिलीवोल्ट नॉर्मल होता है, जब -70 मिलीवोल्ट पे पहुंचेगी उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको कहा जाता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जिसको कहते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि पी वेव किसको डिनोट करती है, आर्टीरियल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को करता है। अच्छा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को भी करता है, लेकिन क्यू यानी कि क्यू आर एस ये अलग अलग भी डिनोट करती है, ठीक है। अलग अलग के अंदर कैसे, देखो अलग अलग के अंदर ऐसे होता है कि अपने पास में जो क्यू वेव होती है दैट इज सेप्टल, यानी कि ये सेप्टल तीन जो अपने पास में वेंट्रिकल्स के अंदर तीन पार्ट होता है, सेप्टल होता है, मेजर बेसल होता है और मेजर होता है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा आर होता है दैट इज मेजर, यानी कि ये मेजर को बताती है, और एस होता है ये बेसल को बताती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बताऊं आपको, नॉर्मल अपने वेंट्रिकल्स लेते हैं ऐसे की तरफ, ठीक है, तो ऐसे की तरफ लेते हैं, बाकी ऊपर अपना हट आता है, तो ये नीचे की तरफ वेंट्रिकल्स बनाऊं मैं ऐसे, तो जो इधर का एरिया होता है दैट इज बेसल, ठीक है, बाकी इधर का होता है मेजर, ठीक है, और बीच का होता है सेप्टल, ठीक है, इसे सेप्टल कहते हैं। तो जब अपने पास में क्यू वेव किसको डिनोट करती है, इस सेप्टल का जब डीपोलराइजेशन होगा, आर वेव किसको डिनोट करती है, जब इस मेजर का डीपोलराइजेशन होगा, और एस वेव किसको डिनोट करती है, जब इन बेसल्स का डीपोलराइजेशन होगा। दिस इज नोन एज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एक लास्ट क्वेश्चन बनता है दैट इज टी वेव। टी वेव किसको डिनोट करती है, टी वेव डिनोट करती है सर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है, इसको डिनोट करने वाली जो वेव होती है दैट इज नोन एज डीपोलराइजेशन, इसको कहा जाता है। देन उसके बाद में क्या होता है अपने पास में, आर्टीरियल हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारा सब कुछ हो गया। अब बताता हूं मैं आपको दो तीन चीजें, दैट इज वेव क्या होती है, इंटरवल क्या होता है, ठीक है, और सेगमेंट क्या होता है। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझते जाना। वेव का मतलब होता है कोई भी, जैसे एरिया विद डिफ्लेक्शन, ठीक है, एरिया विद डिफ्लेक्शन। देन उसके बाद में सेकंड नंबर होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। बाकी इंटरवल होता है दैट इज सब एक सेगमेंट होता है जिसके अंदर एरिया विदाउट डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, एरिया विदाउट डिफ्लेक्शन, ठीक है, एरिया विदाउट डिफ्लेक्शन होता है। देन उसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर विदाउट एरिया डिफ्लेक्शन के अंदर कौन सा होता है, पी वेव से लेके और क्यू आर के अंदर, यानी कि पी आर सेगमेंट, ये अपने पास में एक ऐसा एरिया जो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है यहां से लेके यहां तक। देन उसके बाद होता है अपने पास में एस टी सेगमेंट, ठीक है, इसके अंदर भी कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे अपने पास में एस नोड होती है, ठीक है, और देन उसके बाद में टी पी, वापिस फिर यहां से पी आने लग जाएगा, तो ये टी पी सेगमेंट होता है, ठीक है, ये पाया जाता है। अब एक होता है इंटरवल, यानी कि सर एरिया विद डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के साथ में विदाउट एरिया प्लस में वेव प्लस में विदाउट डिफ्लेक्शन, ठीक है, वेव प्लस में विदाउट डिफ्लेक्शन, यानी कि पी वेव से लेके एक नहीं, यहां से पी वेव तो एक वेव ये आ गई और सेगमेंट हो गया, पी आर सेगमेंट हो गया, यानी कि जो इतना से लेके इतना एरिया होता है दैट इज पी आर सेगमेंट, जिसके अंदर एक तो वेव आ गई है और एक खाली एरिया आ गया, जिसके अंदर दोनों को अंदर क्या कहते हैं, पी आर इंटरवल कहते हैं, ठीक है। एक होता है क्यू से लेके टी तक, यानी कि एक तो वेव ये आ गया कि खाली आ गया, तो इसके वजह से क्या हो गया, क्यू टी इंटरवल हो गया, तो दो इंटरवल हो गए, और अपने पास में एक सेगमेंट, दो सेगमेंट और तीन सेगमेंट हो गए, ठीक है। तो ये था सेगमेंट और ये था इंटरवल, मैंने आपको दोनों बता दिया है कैसे इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब जो अपना मेन चीज होती है, यानी कि मान के चलिए ये ऐसे नोड है, यहां से इसने कोई भी एक इंपल्स छोड़ी जिसकी वजह से सबसे पहले आर्टीरियल डीपोलराइजेशन हुआ, देन उसके बाद में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ, और देन उसके बाद में टी वेव का रिपोलराइजेशन हुआ, यानी कि वेंट्रिकल्स का वापस से रिपोलराइजेशन हुआ, ठीक है, रिलैक्स हुई।
दैट इज नोन एज क्या, नॉर्मल ईसीजी ऑफ द हार्ट। ये होती है कि भाई कैसे कैसे अपन इसको डिनोट करते हैं। इसका पॉइंट 10 सेकंड का टाइम होता है, इसका पॉइंट 10 सेकंड का टाइम होता है, इसका पॉइंट 20 सेकंड का टाइम होता है और इसका पॉइंट 20 सेकंड का टाइम होता है। तो ये चीज भी आप याद रखना। मैंने आपको बता दिया किस किस चीज को डिनोट करते हैं। अच्छा, पी आर सेगमेंट के अगर मैं नॉर्मल बताऊं आपको, तो पी आर सेगमेंट का नॉर्मल होता है, देखो टाइम बिटवीन द, यानी कि टाइम बिटवीन द, पी आर सेगमेंट के बताओ तो टाइम बिटवीन द आर्टीरियल डीपोलराइजेशन टू द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, उस बीच का जो टाइम होता है उसको पी आर सेगमेंट होता है। यहाँ पे जो खाली लाइन आ रही है ना, अच्छा इसको जो लाइन होती है, ये जो मेन लाइन होती है, इसको आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक या फिर बेसल लाइन कहते हैं, ठीक है। ये जो इसको बताती है, इससे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इससे नीचे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यानी कि ये इसको बताती है, इसको बताती है। ये चीजें मैं आपको एकदम क्लियर कर रही हूं ना यहीं पे, तभी आपको डिजीज कंडीशन समझ में आएगी। सेगमेंट क्या होता है, पीआर सेगमेंट क्या होता है, ये सारा सब कुछ क्या होता है, ठीक है। तो टाइम बिटवीन द आर्टियल डीपोलराइजेशन टू द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और देन उसके बाद में एसटी सेगमेंट होता है टाइम बिटवीन द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टू द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। और देन उसके बाद में टीपी सेगमेंट, यानी कि सर टाइम बिटवीन द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन टू द नेक्स्ट आर्टीरियल डीपोलराइजेशन। ये था सेगमेंट, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द किसके बारे में, नॉर्मल बेसिक्स ऑफ द हार्ट और ईसीजी के नॉर्मल बेसिक्स बातें। आई होप आपने वीडियो यहां तक देखी होगी और समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नहीं तो ये आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ये चैनल आपका ही है, किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। और बाकी इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं डेली क्वेश्चंस डाल चुका हूँ, 1500 बच्चे जुड़ चुके हैं, बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी भाइयों को